हम तदर्थम विकृते प्रकृतौ इस सूत्र के संबंध में चर्चा कर रहे थे और इस सूत्र में प्रयुक्त होने वाले शब्दों पर हम सबसे पहले चर्चा कर रहे हैं और उसके बाद ही हम इस सूत्र के अर्थ को आपके सामने स्पष्ट करेंगे। तो प्रकृतौ, प्रकृति शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन में प्रयुक्त हुआ है और इस पर मैंने आपके सामने चर्चा की कि प्रकृति का क्या तात्पर्य है यहाँ। और अब दूसरा शब्द है विकृते। अब ये विकृति शब्द है और विकृते पंचमी विभक्ति में प्रयुक्त हुआ है। तो विकृति, वैसे तो मैंने आपको बताया कि जो उपादान कारण होता है वो प्रकृति होती है और उस उपादान कारण की जो उत्तर अवस्था होती है, उस प्रकृति से जिस वस्तु को हम बनाते हैं, जिस पदार्थ को बनाया जाता है, वो विकृति है, विकार है, विकृति है। तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा, जो मिट्टी है वो प्रकृति है और जो मिट्टी से बनने वाला जो घट है, जो पदार्थ है, वो विकृति कहलाएगा। तो तस्यैव अर्थात उस उपादान कारण की जो उत्तरम अवस्थांतरम है, जो उसके बाद की जो अवस्थांतर, जो अवस्था में जो परिवर्तन आया, परिवर्तित अवस्था है घट के रूप में, वो विकृति है। मतलब घट नहीं, मिट्टी से बनने वाला कोई भी पदार्थ ले लीजिए तो वो जो है उसको हम विकृति कहेंगे। ऐसे ही सृष्टि की रचना में हम कहते हैं कि जो ईश्वर है वो सब का जो है जनक है, सृष्टि की उत्पत्ति उनसे हुई है। तो जो ईश्वर जो हमारा उपादान कारण है और हम सब विकृति के रूप में हैं। इसके लिए और भी अनेक मत हैं, अभी उन पर मैं विस्तृत चर्चा दार्शनिक रूप में नहीं करना चाहती हूँ। तो अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि विकृति क्या होता है। और तदर्थम जो है, तदर्थम में तत् और अर्थम शब्द का प्रयोग है और तस्मई अर्थम जो है ये समास करने के बाद तद अर्थम बनता है। तस्मई अर्थम, तो यहाँ पे तत् शब्द चतुर्थी में तस्मई बनता है और फिर जब हम उस विभक्ति को हटा देते हैं तो तत् का तत् ही रहता है। तो तत् अर्थम, त को द होकर तदर्थम, ये रूप बनेगा। तो यहाँ पे हमने कहा कि तदर्थम इस उसके लिए, उपयोगी कह लीजिए या उसके लिए। तो अब अर्थ क्या होगा इस सूत्र का? तो इस सूत्र का अर्थ है कि विकृतिवाचक, देखिए विकृते पंचमी विभक्ति का प्रयोग है, इसका अर्थ है कि जो प्रत्यय लगेगा वो विकृतिवाचक शब्द से लगेगा। ये ध्यान रखिएगा। अगर मिट्टी और घट दोनों का प्रयोग किया गया है तो अर्थ बताऊंगी किस अर्थ में, तो प्रत्यय विकृति में अर्थात घट में लगेगा, ठीक है। और विकृतिवाचक शब्द प्रातिपदिक से प्रत्यय लगेंगे। यथाविध प्रत्यय मतलब कि जो प्रत्यय कहे गए हैं, जैसे 6 प्रत्यय कहा गया है ना, तो इसलिए यहाँ प्रत्यय बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो तो पूर्व से ही चला आ रहा है कि तस्मै हितम, इस अर्थ में 6 प्रत्यय का प्रयोग होता है। ऐसा मतलब अगर कोई अपवाद सामने ना आ जाए तो, इसलिए कहते हैं यथाभेद प्रत्यय होता है। तो विकृतिवाचक प्रातिपदिक से यथाविहित प्रत्यय होते हैं, लेकिन उस विकृतिवाचक शब्द, वो विकृतिवाचक शब्द प्रयुक्त किसके लिए होता है? प्रकृतौ अभिधेयायाम, अभिधेयायाम, अर्थात वो जो विकृतिवाचक शब्द है उससे प्रत्यय लगने के बाद वो प्रकृतिवाचक शब्द का अर्थ देगा, प्रकृतिवाचक शब्द के लिए वो प्रयुक्त होगा। ये ध्यान रखिएगा कि प्रत्यय हम लगा रहे हैं विकृतिवाचक शब्द से, अर्थात जो मैंने उदाहरण दिया उस उदाहरण को ही देखते हैं कि घट के वाचक शब्द से हमने प्रत्यय लगाया और उस प्रत्यय को लगाने के बाद वो प्रत्यय अब घट के लिए प्रयुक्त ना होकर मिट्टी के लिए प्रयुक्त होगा। प्रकृति मिट्टी है तो मिट्टी के लिए प्रयुक्त होगा। तो यही यहाँ बताना चाहते हैं कि प्रत्यय लगाना है विकृतिवाचक शब्द से और वो प्रयुक्त होगा, अब उस प्रत्यय लगकर जो शब्द बनेगा उसका प्रयोग होगा प्रकृतिवाचक शब्द के लिए। तो ये एक बात समझ आई। तो विकृतिवाचिनः प्रातिपदिकात् प्रकृतावभिधेयायाम, प्रकृति उसका अभिधेय अर्थ होना चाहिए, वाच्यार्थ होना चाहिए।
अर्थात उस शब्द का प्रयोग जो है प्रकृति के लिए होना चाहिए। और फिर यथावेत मैंने बताया कि प्रत्यय यथावेत का मतलब है कि जिस प्रकरण में वो आ रहा है तो छ प्रत्यय यहाँ पर होगा। अब यहाँ पे तीसरा जो शब्द है तदर्थम। अब तदर्थम मीन्स जो विकृति है और प्रकृति के अर्थ में दिया गया है, तो वो जो प्रकृति है वो तदर्थम अर्थात विकृति के लिए ही होनी चाहिए। अर्थात जो इनमें प्रकृति विकृति जो भाव है वो अवश्य होना चाहिए। तदर्थ, देखिए तदर्थ शब्द का प्रयोग आचार्य पाणिनि ने समास का प्रकरण दिया है जब, तो समास के संदर्भ में भी उन्होंने कहा है कि चतुर्थी तदर्थार्थ बलिहित सुख रक्षित, ये एक सूत्र दिया। और वहां पर भी उन्होंने कहा है कि तदर्थ कि चतुर्थ्यंत का तदर्थ चतुर्थ्यंत के अर्थ के लिए जिसका प्रयोग होगा। ऐसे ही देखिए यहाँ पर भी है कि विकृतिवाचक जो शब्द है वो प्रकृतिवाचक के लिए प्रयुक्त होना चाहिए। अर्थात दोनों का विकृतिवाचक शब्द से जो शब्द बनेगा वो विकृतिवाचक शब्द के लिए होना चाहिए। अर्थात वो प्रकृति विकृति के लिए होगी तभी ये अर्थ बनेगा। अर्थात उनमें प्रकृति विकृति भाव होना चाहिए। अब प्रकृति विकृति भाव का अर्थ है कि जो प्रकृति जो है वो उससे जो शब्द बना है विकृति वो उसी से बना होना चाहिए। मतलब कि ऐसा सामान्य रूप से हम इसमें उसको कारण नहीं बता सकते, प्रकृति विकृति भाव ही होना चाहिए। मैं उदाहरण से भी आपको इसको और अधिक स्पष्ट करूंगी, लेकिन अभी यहाँ तक हमें ये समझना है कि तदर्थम का मतलब है कि विकृतिवाचक शब्द से प्रत्यय तभी लगेगा जब प्रकृति और विकृति दोनों में जो है वो प्रकृति विकृति मतलब एक कारण और एक कार्य, ये वाला भाव होना चाहिए। और मैंने आपको बताया कि कार्य कारण जो हैं वो अनेक होते हैं, लेकिन कार्य कारण में उपादान कारण होना चाहिए, और अर्थात प्रकृति से ही वो विकृति जो है वो बनी होनी चाहिए। अगर ऐसा संबंध नहीं है तो जो है ये प्रत्यय नहीं होगा। तो इसको हम और अधिक स्पष्ट करना चाहेंगे। तो यहाँ पे देखिए उन्होंने कहा तदर्थम इति। अब तदर्थम वैसे प्रत्यय का अर्थ है तदर्थम इस उसके लिए हितकारी, तो तद इति सर्वनामना विकृति परामृश्यते। ये और ध्यान देना है कि विकृतिवाचक शब्द से जो शब्द बनेगा प्रत्यय लगाकर वो होगा उसका वो वाचक तो होगा प्रकृति का, लेकिन वो शब्द तद अर्थात विकृति के लिए ही प्रयुक्त होना चाहिए, विकृति के अर्थ के को ही देने वाला होना चाहिए। तो देखिए शब्द जो बनेगा वो प्रकृति का वाचक होगा, लेकिन वो प्रकृतिवाचक शब्द अर्थ किसका देगा, विकृति के अर्थ के लिए ही वो प्रयुक्त होगा। तो यहाँ तदर्थ का ये प्रयोजन है। तो इससे तदर्थ ग्रहण का प्रयोजन क्या हुआ कि प्रकृते अन्यार्थाख्यायते अनन्यार्थाख्यायते, अर्थात उस प्रकृति के द्वारा विकृति से अतिरिक्त कोई अन्य अर्थ प्राप्त नहीं होना चाहिए। न प्रकृति विकृति संभवन मात्रे प्रत्यय, प्रकृति विकृति के संभव मात्र में मतलब भाई संभव है ये उसकी प्रकृति हो, उसमें प्रत्यय नहीं होगा। वो जो प्रत्यय लगेगा वो प्रकृति के अर्थ में विकृति के अर्थ को ही देने वाला होगा। तो किम तरहि प्रकृते अनन्यार्थत्वे विवक्षिते, तो प्रकृति किसी और अर्थ में यदि प्रयुक्त होगी तो फिर विकृतिवाचक शब्द से प्रत्यय लगाकर वो अर्थ में प्राप्त नहीं होगा। मैं आपको उदाहरणों के द्वारा ये बात स्पष्ट करना चाहूँगी, लेकिन अभी मैं इस सूत्र के अर्थ को आपके सामने रख रही हूँ। और यहाँ पे तदर्थ कहने का तात्पर्य ही मैंने बताया कि तदर्थ में तत् में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है माना जाएगा, इसलिए तदर्थ का अर्थ है तस्मयी अर्थम, अर्थात उसके लिए, और तस्मयी हितम की अनुवृत्ति करके वो भी यही अर्थ होता है। तो तस्मयी हितम इस अर्थ में ये प्रत्यय लगता है। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इसमें
वैसे मैंने आपको स्पष्ट कर दिया, लेकिन पुनः इसमें बताऊंगी इस सूत्र में क्या क्या हमें जानकारी चाहिए। एक तो यह है कि प्रत्यय किससे लगेगा, तो विकृतिवाचक से प्रत्यय लगेगा। दूसरा मैंने आपको बताया कि प्रत्यय लगने पर जो शब्द बनेगा वो प्रकृति का वाचक होगा। विकृतिवाचक से प्रत्यय लगेगा, शब्द जो बन जाएगा वो प्रकृति का वाचक होगा। और तत् का अर्थ है वह प्रकृतिवाचक शब्द विकृति के अर्थ में ही होना चाहिए। ये मैंने आपको स्पष्ट अभी किया है, उसे पुनः मैंने आपके सामने रखा है। और वे प्रकृति विकृति भाव से संबद्ध होने चाहिए। तो वो प्रकृति और विकृति दोनों प्रकृति विकृति भाव से संबद्ध होने चाहिए। अब प्रकृति विकृति भाव का क्या मतलब है कि ये जो वस्तु बनी है उसकी प्रकृति उसका उपादान कारण होनी चाहिए। अगर वो उसकी जो वस्तु बनी है उसकी वो प्रकृति नहीं है तो फिर वो ये प्रत्यय नहीं होगा। उसके उदाहरण आपके सामने मैं अभी आपके सामने स्पष्ट करूँगी। तो अब हम उदाहरणों पे आते हैं। अभी हमने कहा अंगारेभ्यो हितानि एतानि काष्ठानि। देखिए ये पूरा वाक्य है, भाषा की ये सुंदरता देखिए। इस वाक्य को हम एक शब्द के द्वारा प्रयोग करके दिखाते हैं तद्धित प्रत्ययों के माध्यम से। तो हमने कहा अंगारेभ्यो हितानि एतानि काष्ठानि। काष्ठ मतलब लकड़ी, लकड़ियाँ देखी और लकड़ियाँ देखकर किसी ने ये कहा कि ये लकड़ियाँ अंगार के लिए, अंगारे क्या होते हैं, आग की जो जलती हुई आग है उसके लिए हितानि उपयोगी हैं। देखिए हर लकड़ी से आग जल जाए ये आवश्यक नहीं होता, अंगारे जल जाएं। गीली लकड़ी है या किसी तरह से लकड़ी में कुछ विकार है या समस्या है तो कई बार लकड़ी जो है वो जल के अंगारों के रूप में परिवर्तित नहीं भी होती है। लेकिन यहाँ वो लकड़ी की बात कर रहे हैं जो अंगारों के लिए उचित हो, उपयोगी हो, उस लकड़ी को कहेंगे। तो देखिए अंगारों के लिए हितकारी ये काष्ठ, ये लकड़ियाँ। तो अब अंगार शब्द काष्ठ का, लकड़ी का विकार है। अब लकड़ी जो है वो प्रकृति है, काष्ठ जो है प्रकृति है। और काष्ठ से जला, जब हम उसको जला देते हैं तो वो काष्ठ अंगारों के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो अंगार क्या हो गया, वो उस लकड़ी की विकृति है। तो जब हमने कहा कि अंगारेभ्यो हितानि एतानि काष्ठानि, तो हम अंगार इस विकृतिवाचक शब्द से हम क्या करेंगे, इससे प्रत्यय लगाकर शब्द बनाएंगे। तो ये हमने प्रत्यय लगाया है ना, तदर्थम, और ये विकृते प्रकृतौ सूत्र द्वारा हमने प्रत्यय लगाया क्योंकि प्रकृतिवाचक और यहाँ विकृतिवाचक शब्द है और तस्मै हितानि इस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। तो हमने कहा कि अंगार शब्द से अंगारेभ्यो हितानि काष्ठानि अर्थात अंगारियाणि काष्ठानि, इसको हम एक शब्द से प्रयुक्त कर सकते हैं। अंगारेभ्यो हितानि को हम एक शब्द अंगारियाणि इस रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं क्योंकि विकृतिवाचक शब्द से हमने प्रत्यय लगाकर इसका प्रयोग किया है। तो यहाँ पे जो अंगार शब्द से अंगारीय शब्द प्रत्यय लगाकर बना है, अब वो किसके लिए प्रयुक्त हो रहा है, अंगारीय क्या है, काष्ठ, लकड़ियाँ। अब ये अंगार के लिए हितकारी कौन, काष्ठ। तो ये शब्द जो है अंगारीय शब्द जो बन जाएगा, अंगार शब्द से प्रत्यय लगेगा, लेकिन जो प्रत्यय लग के शब्द बनेगा वो काष्ठ के लिए प्रयुक्त होगा, लकड़ियों के लिए प्रयुक्त होगा। तो अभी हमने यही आपके सामने स्पष्ट किया कि विकृतिवाचक शब्द से प्रत्यय लगाएंगे। तो काष्ठ की विकृति अंगार है, तो विकृतिवाचक शब्द अंगार, इससे हमने छ प्रत्यय लगाया क्योंकि तस्मै हितम और प्राकृता छ से छ प्रत्यय ही प्राप्त होता है, अन्य प्रत्यय कोई नहीं बताया गया। तो इसलिए हमने छ प्रत्यय लगाया। तो ये जो छ प्रत्यय लगाकर हमें शब्द प्राप्त हुआ अंगारीय, ये बहुवचन में अंगारियाणी होता है तो काष्ठ के लिए प्रयुक्त हो रहा है। तो ये अंगारीय शब्द का अर्थ क्या है, अब अंगारीय शब्द का अर्थ अंगारे नहीं है, अंगारीय शब्द का अर्थ है
अंगारीय शब्द का अर्थ है काष्ठ, लकड़ियाँ। तो विकृति वाचक शब्द से तस्मै हितम या तदर्थम अर्थ के लिए प्रत्यय लगाया और फिर वो प्रकृति का ही बोधक हो गया। तो अंगारियाणी काष्ठानी, अंगारियाणी अंगारों के लिए उपयोगी या अंगारों के लिए प्रयुक्त होने वाली लकड़ियाँ। तो देखिए हमने अभी आपको जिस तरह से सूत्र स्पष्ट किया कि इस सूत्र में ये शब्द हैं, इस उदाहरण में उस सूत्र को घटित करके हम देखेंगे तो प्रकृति विकृति भाव होना ज़रूरी है। काष्ठ और अंगारों में प्रकृति विकृति भाव है, इसलिए और काष्ठ जो है वो अंगारों के उपादान कारण हैं और अंगार विकृतिवाचक हैं और अर्थ दे रहे हैं हितकारी अर्थ। तो अंगार शब्द से हमने प्रत्यय लगाया तो वो प्रकृति के लिए प्रयुक्त होगा, काष्ठ के लिए प्रयुक्त होगा। तो अंगार से जब हमने छ प्रत्यय किया तो छ के स्थान पर ई हो जाता है और अंगारीय शब्द निष्पन्न होता है। ये मैं कई बार आपसे स्पष्ट कर चुकी हूँ कैसे छ प्रत्यय लगाकर बनता है। इसी तरह देखिए प्राकारी या इष्टका, ये एक और उदाहरण है। अब प्राकार कहते हैं जो दीवार बनाते हैं, जैसे दुर्ग के चारों ओर जो रक्षा की दीवार बनाई जाती है ना, उसको हम प्राकार भी बोलते हैं संस्कृत में। तो प्राकाराय एता इष्टकाः, अर्थात इष्ट का मतलब ईंटें। अब ईंटें पड़ी हुई हैं, अब ईंटें डाल के कोई चला गया है और उन ईंटों से दीवार बनाई जा रही है। तो वो ईंटें जो है वो उपादान कारण है किसका? प्राकार का, दीवार का। तो ईंटों और दीवार में प्रकृति विकृति भाव है। और विकृतिवाचक कौन सा होगा फिर? इष्ट का या प्राकाराय? प्राकार, ये तो समझ में आ जाना चाहिए कि ईंट तो प्रकृति है और वो ईंट जिस दीवार के रूप में परिवर्तित हो गई है तो वो प्राकार जो है वो विकृति है। तो इसलिए प्राकार से ये प्रत्यय लगेगा छ। किस अर्थ में? प्राकार के, उसके लिए हितकारी, इस अर्थ में लगेगा। तो प्राकार शब्द से प्रत्यय लगा छ और फिर बन गया प्राकारीय, जैसे हमने पूर्व में बनाया। ये प्राकार शब्द है तो इसलिए हमें वृद्धिकरण नहीं होती है ना, तो ये अपने आप में ही मूल शब्द ही प्राकार है। तो प्राकारीय बन गया। अब प्राकारीय क्या? अब प्राकार शब्द दीवार तो अर्थ रहा नहीं अब इसका। अब ये दीवार के लिए उपयोगी क्या? इष्ट का। तो ये जो प्राकारीय शब्द बन गया ये ईंटों के लिए प्रयुक्त हो रहा है। वो ईंटें जो दीवार बनाने के लिए प्रयुक्त होती हैं या हितकारी होती हैं। तो यहाँ पे प्रकृति विकृति भाव है दोनों में और फिर विकृतिवाचक शब्द से प्रत्यय लगा है, प्रयुक्त हो रहा है वो प्रकृतिवाचक के लिए और अर्थ तदर्थ है, अर्थात दोनों में प्रकृति विकृति भाव होना चाहिए और उसके लिए हितकारी होना चाहिए। अब इसी तरह से एक और शब्द की निष्पत्ति देखते हैं। शंकव्यम दारू, दारू लकड़ी को कहते हैं। तो शंकु शब्द होता है, तो शंकु जो एक हथियार जो शस्त्र बनाया जाता है तेज धार वाला, उसको शंकु बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने कहा कि ये लकड़ी, दारू मीन्स लकड़ी, लकड़ी शंकु बनाने के लिए है। लकड़ी पड़ी है और उसने कहा कि ये लकड़ी को हम काट के इससे हम शंकु बनाएंगे। तो उस लकड़ी को क्या कहेंगे? हम ये बताना सामान्य लकड़ी है ये सबको पता है, लेकिन हम ये स्पेशली विशेष रूप से कोई बताना चाहता है कि ये सामान्य ये लकड़ी जो है ये शंकु बनाने के लिए है, इससे शंकु बनेगा। तो इस शंकु और लकड़ी दोनों में प्रकृति विकृति भाव है। लकड़ी ही काट पीट के उसको जो है शंकु से शस्त्र बनेगा तो शंकु बनेगा। तो शंकु विकृति है और दारू लकड़ी जो है वो प्रकृति है। और ये जो दारू है ये शंकु के लिए हितकारी। तो शंकवे चतुर्थी भक्ति में है, चतुर्थी अंत से होता है ना, तस्मै हितम। तो शंकु के लिए हितकारी, तो या इदम हम कह सकते हैं, शंकु के लिए इदम। तो शंकवे हितम भी कह सकते हैं, या इदम
जो है इसके स्थान पर हम हितम का प्रयोग करेंगे। तो शंकु के लिए हितकारी, इस अर्थ में शंको विकृतिवाचक शब्द है, इससे हमने यत प्रत्यय किया। अब शंकु से यत प्रत्यय क्यों किया, ये भी एक छ प्रत्यय क्यों नहीं किया, तो हम पूर्व में पढ़ चुके हैं जो उगवादिभ्यो यत, छ इसी तस्मै हितम के अर्थ में छ प्रत्यय भी किया और यत प्रत्यय भी बताया है। इसीलिए इस अधिकार को जिस पर हम चर्चा करें, क्षयतो अधिकार हमने कहा, छ और यत प्रत्यय का अधिकार है, अर्थ है तस्मै हितम, अर्थ वही है, लेकिन इस अर्थ को देने के लिए छ भी होता है और यत भी होता है। तो यत कहाँ होता है, तो उसके लिए हमें सूत्र दिया गया था उ गवादिभ्यो यत, अर्थात जो उ में समाप्त होने वाले शब्द हैं या गो आदि गण में पढ़े गए शब्द हैं, उनसे तस्मै हितम अर्थ में छ प्रत्यय होगा। तो हमें ये ध्यान रखना है, हमने पढ़ लिया सब कुछ और ये हमें पता है कि ये छ के अधिकार में आ रहा है, लेकिन यत के अधिकार में भी आ रहा है, इसलिए छ और यत दोनों का अधिकार है। तो कहाँ छ होगा, कहाँ यत प्रत्यय होगा, इसको ध्यान में रखना है। तो यत प्रत्यय के लिए कहा कि जो भी शब्द उ में समाप्त हो रहे हैं और या जो भी शब्द गो आदि गण में पढ़े गए हैं, उनसे छ प्रत्यय ना होकर इसमें यत प्रत्यय करना चाहिए। तो इसलिए शंकु शब्द से जब यत प्रत्यय करते हैं तो पुनः हमने एक और सूत्र किया हुआ है, और गुणः, उ के स्थान पर गुण हो जाता है। तो शंकु में उ है ना, उ में समाप्त हो रहा है, तो शंकु का उ के स्थान पर गुण हो जाएगा और ओ होकर शंको बन जाएगा। और शंको और यत में यह है प्रत्यय में, तो ओ के बाद जो है यह से आरंभ होने वाला प्रत्यय है। तो संधि में हमने पढ़ा हुआ है वांतो ये प्रत्यये, यदि यकार आदि प्रत्यय परे हो तो ओ के स्थान पर अव हो जाता है। तो यहाँ ओ के स्थान पर अव होकर तो क्या बन जाएगा, शंकव, और यह मिला जी तो शंकव्यम। तो ये देखिए शंकव्य शब्द किस प्रकार से बना। अब शंकव्य शब्द का क्या अर्थ है, अब शंकव्य शब्द किसके लिए प्रयोग हो रहा है, दारू, लकड़ी के लिए, कि वह लकड़ी जो शंकु के लिए प्रयुक्त की जाती है। तो इसलिए शंकव्यम जो है ये विकृति है, दारू से शंकु बना और इस विकृतिवाचक शब्द से जब प्रत्यय लगाया तो उस प्रत्यय से अर्थ दिया, जो उस प्रत्यय का प्रयोग, अब प्रत्यांत का प्रयोग हम जब करेंगे तो वो प्रकृति के लिए, दारू के लिए होगा, तो दारू के लिए होगा। लेकिन ये दारू और शंकु दोनों में प्रकृति विकृति भाव आवश्यक है। यदि दोनों में प्रकृति विकृति भाव नहीं होगा तो अर्थात दारू जो शंकु में परिवर्तित होनी चाहिए, तभी यहाँ पे प्रत्यय होगा। तो यहाँ पे देखिए शंकव्यम बना। इसी तरह पिचव्यः, कार्पासः, ये शब्द बनते हैं। पिचवे हितम, और पिचवे कपड़ा बनाने के लिए हितकारी, पिचव्यः कार्पास है, कार्पास होता है कपास, जो रुई से बनता है, रुई का कपास कहते हैं। तो कपास पिचव्य हितम, पिचव पिचू, पिचू शब्द वस्त्र के लिए, कपड़े के लिए प्रयुक्त होता है। कपास से कपड़ा बनता है, वस्त्र बनता है। तो कपास जो है वो प्रकृति है और पिचू जो वस्त्र बनता है वो विकृति है। ठीक है, अब हम कहते हैं कि उस कपास पड़ी है, उस कपास को हम कहेंगे, कहना चाहते हैं कि ये कैसी कपास है, ये कपड़े के लिए जो है ये कपास पड़ी हुई है, हितकारी है। तो यहाँ पे पिचू शब्द जो कि कपड़े का वाचक है, विकृति का वाचक है, कपास जो है कपड़े में परिवर्तित हो गई है, हो जाती है, इसलिए विकृतिवाचक इस शब्द से जब हम प्रत्यय लगाएंगे तो जो शब्द बनेगा पिचव्यः, यहाँ भी इसी तरह से शंकव्य की तरह पिचू उकारांत है, गुण इत्यादि करके पिचव्य बनता है। तो ये जो अर्थ दिया जाए, ये जो शब्द बना पिचव्य, अब इसमें कपड़े का कोई प्रमुख स्थान नहीं है, ये तो कपास के लिए प्रयुक्त हो रहा है। ये कपास कैसी है, पिचव्य कपासः कार्पासः। तो ये कपास जो है वस्त्र बनाने के लिए है, और कपास और वस्त्र में दोनों तदर्थ हैं, अर्थात प्रकृति विकृति
भाव है। ये जो कपास है वो कपड़े के लिए प्रयुक्त होने वाली है। तो इस सूत्र में कुछ और शब्द हैं जिनके ऊपर हम चर्चा करना चाहेंगे। जैसे सूत्र में अभी कहा ना, तदर्थम किम। अब सूत्र में तदर्थ शब्द का प्रयोग करने का क्या प्रयोजन है? तो मैंने आपको बताया कि तदर्थ कहने का मतलब है कि दोनों में प्रकृति और विकृति भाव होना चाहिए। तो वो कैसे, उसके उदाहरण के लिए हम करेंगे, यवानाम धाना धानानाम सक्तवः। तो यहाँ पे देखिए, प्रकृत्यंतर निवृत्तिरत्र विवक्षिता न तादर्थ्यम। इसमें देखिए तादर्थ्य नहीं है। ये जो धान जो है जौ के लिए हैं और जो धान सत्तू है वो धान के लिए है। तो यहाँ इनमें प्रकृति और विकृति भाव यहाँ पे स्पष्ट नहीं किया गया, नहीं प्राप्त होता। इसलिए यहाँ पर हमने यव शब्द से प्रत्यय लगाकर हम अर्थ नहीं दे सकते हैं। तो इस प्रकार से तादर्थ्य होना बहुत ज़रूरी है। अब सूत्र में ये भी कहा है विकृति रीति किम। मैंने आपको विकृतिवाचक उदाहरण तो दिए, लेकिन प्रत्युदाहरण देना भी अनिवार्य है कि किस तरह से कहाँ पर विकृतिवाचक नहीं होता है। तो जैसे है उदकार्थ कूपः, जो ये कुआं है, कूपः मतलब कुआं, उदक जल को कहते हैं, और अर्थ मीन्स लिए अर्थात उपयोगी। तो मतलब उदक के लिए उपयोगी कुआं। तो यहाँ पर कूप और उदक, इन दोनों में यद्यपि कूप में जल निकलता है, उत्पन्न होता है, लेकिन यहाँ प्रकृति विकृति भाव नहीं होगा। यद्यपि कुआं जल का कारण है, लेकिन यहाँ पर दोनों में प्रकृति विकृति भाव नहीं है। प्रकृति विकृति भाव क्या होता है? जब प्रकृति विकृति के रूप में बदल जाए, लेकिन कूप उदक के रूप में तो नहीं परिवर्तित होता ना। तो यहाँ पे दोनों का, ये कूप उदक का कारण तो है, लेकिन प्रकृति विकृति भाव नहीं है। इसलिए यहाँ पर भी हम उदक शब्द से प्रत्यय लगाकर कूप के लिए प्रयोग नहीं कर सकते हैं। और भवती च कूप उदकस्य प्रकृति, उदक की प्रकृति तो है क्योंकि उपादान कारण तो है, लेकिन उसके न तो उदकम तस्य विकृति, उदक उसकी विकृति नहीं है। कूप प्रकृति है, उदक विकृति नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये प्रत्यय नहीं होगा। फिर प्रकृति शब्द का प्रयोग क्यों किया? प्रकृतौ इस शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है सूत्र में? तो अस्य अर्था कोशी, अस्य अर्था मीन्स असी अर्था कोशी। असी तलवार को कहते हैं और कोशी होता है म्यान को कहते हैं, जिसमें तलवार रखी जाती है। तो यहाँ पे देखिए तलवार के लिए ये म्यान है। तो यहाँ पे जो तलवार है, ये जो असी है, वो कोशी का विकार नहीं है। एक म्यान है, उसमें रखी गई तलवार है। तो यहाँ पे असिरयम अयसो विकृतिर्भवति, जो तलवार है वो लोहे का तो विकार है, लोहे से बनती है तलवार, लेकिन कोशी उसकी प्रकृति नहीं हो सकता। कोशी में तो वो रखी जाती है। तो द्वयोरपि प्रकृति विकृत्योर ग्रहणे विवक्षिता प्रकृति विकार भावो लभ्यते। तो दोनों में प्रकृति और विकृति भाव अगर नहीं होगा, प्रकृति उत्पत्ति का कारण और उससे ही जो चीज़ बनकर उत्पन्न होती हैं वो विकृति होती है, और अगर ऐसा भाव नहीं है तो ये प्रत्यय नहीं लग सकता। तो आज के लिए इतना ही। अब अगले व्याख्यान में आपके सामने मैं कुछ और सूत्रों की व्याख्या करूँगी, कुछ और प्रत्ययों को स्पष्ट करूँगी। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। सभी का धन्यवाद।